हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो प्रीवियस की जो वीडियोस हैं वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, अच्छे प्रश्न की विशेषता है। प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो अच्छे प्रश्न की विशेषता है। तो देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा आप लगा लीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न कैसा होता है जिसकी भाषा जो है सरल है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके और उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो, है ना। अब अगर सेकंड क्लास का बच्चा है, अगर आप उसको थर्ड क्लास के या फोर्थ क्लास के प्रश्न देते हो तो वो उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो उस लेवल का नहीं है। तो स्तरानुकूल होने चाहिए प्रश्न और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, यानी द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, यानी आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ये है आपकी स्क्रीन पर, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 1, 2, 3 या 4। तो 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में बताना है कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये है 3 किलोमीटर, ठीक है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है, यानी इनोवेशन आती है? भाषण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल विधि से या भ्रमण विधि से? और डियर, मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं। तो कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? तो ये है खेल विधि से, प्लेवे मेथड से, ठीक है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक जो है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँच सके। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा या सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो देखिए, विविध पृष्ठभूमि से आते हैं यानी हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो एक इफेक्टिव टीचर क्या करेगा? तो फर्स्ट वाला तो सही नहीं है कि समान अर्थ पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा या वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, और ना ही ये कि उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, बल्कि वो इसको इग्नोर करेगा और उनके साथ सभी के साथ जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, यानी एक समान व्यवहार करेगा, ठीक है। यही होता है इफेक्टिव टीचर का जो रोल है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से या शारीरिक अक्षमता से। डिटेल वीडियो बनाई हुई है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होता है डियर? आपके पठन से, यानी पढ़ने से रिलेटेड होता है ना। लेकिन इसमें जो है ये पढ़ने की क्षमता से है, ठीक है। तो मानसिक क्षमता नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, और लेखन अक्षमता भी नहीं होगा, शारीरिक अक्षमता भी नहीं होगा, पढ़ने की क्षमता से है। सी आंसर यहाँ पर सही है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें। तो आपकी कक्षा के जो कुछ छात्र हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाओगे? यानी उनकी जो लर्निंग है वो इन्हांस हो सके, उनकी समृद्धि हो सके उनकी लर्निंग में, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो है हम रखेंगे, ऐसे ऐसे हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि वो और आगे जाके मोटिवेट हो और जो है उनको सीखने का मौका मिले। तो आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है,
विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्ति को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता किसको होती है? तो ये ना विकलांग व्यक्ति को दी जाती है स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, है ना, जिसमें सभी आते हैं, विकलांग, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, ये विशिष्ट बालक होते हैं, तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकलन यानी असेसमेंट बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आंकलन जो है, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चों को नाम देंगे, लेबल देंगे, है ना, कि आप मंदबुद्धि हो, आप टैलेंटेड हो, आप पिछड़े बालक हो, तो ये तो गलत हो गया। कंपटीशन की भावना हमें उसमें नहीं बढ़ानी है, ना ही उनमें स्ट्रेस और दबाव को उत्पन्न करना है, बल्कि ये सुधार का एक तरीका है। यानी बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके ज़रिए, असेसमेंट के ज़रिए उसमें सुधार ला सके। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव हमें देखना है, तो आंसर राइट हो जाएगा, डी आंसर। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, बर्ट या बी ने? समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है थ्रस्टन ने। अच्छे समायोजन है यानी गुड एडजस्टमेंट, संवेगात्मक स्थिरता, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या या आत्मविश्वास में कमी। तो एक अच्छा एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, या अगर आप इमोशनली जो है स्टेबल हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम आपका हाइपर हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, तो मतलब आपका जो मूड है वो इम्बैलेंस है ना, तो ये तो मतलब जो है सही नहीं है। और सहनशीलता जो है यानी एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये तो अच्छी बात है। तो संवेगात्मक अस्थिरता जो होती है ना डियर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपका मूड कुछ करने का कर रहा है ना, स्विंग होता रहता है, तो अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, यानी स्टेबल होना चाहिए। तो ए तो नहीं होगा। अनियमित दिनचर्या यानी इरेगुलर रूटीन हो, ये भी गलत है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी गलत है। सहनशीलता यानी पेशेंस जो है बहुत ज़रूरी है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषता पूछा है। क्लियर? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। आंसर राइट हो जाएगा आवश्यकताओं को यानी नीड्स को। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ये तो गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक टीचर को क्यों होनी चाहिए। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, बिल्कुल गलत है। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, बिल्कुल गलत। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उसके अनुरूप उनको पढ़ाने में, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। एक टीचर को इंडिविजुअली जो है सब पर ध्यान देना होता है और सभी डिफरेंट होते हैं, तो उसकी नॉलेज एक टीचर को किसमें कारगर मदद होती है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ा पाए, उसके अनुरूप उनको पढ़ाने में एक टीचर का व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर इज डी। आगे हम बढ़ते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य जो हैं संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। यहाँ पर बोला है के अतिरिक्त, यानी एक जो है वो नेगेटिव में है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर्स को लगा लीजिए और लास्ट में आपको ज़रूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे आउट ऑफ 30। तो हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये जो है सही नहीं है। सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति, प्रलोभन, संज्ञान या आवश्यकता।
तो आंसर सही हो जाएगा आवश्यकता पर, नीड्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है दुख, कुंठा, द्वंद्व या प्रत्याहार। यानी दो अभिप्रेरणाएं यानी दो मोटिवेशन जो है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, जब आपस में मेल नहीं खाते हैं तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है ना। जब मेरे और आपके थॉट मेल नहीं खाएंगे, मैं अगर किसी टॉपिक पर मेरे विचार कुछ और होंगे, आपके कुछ और होंगे, तो आपस में द्वंद्व ही उत्पन्न होगा ना, द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट। तो सी आंसर सही है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखती हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 या इनमें से कोई नहीं। तो ये है 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो ये है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। राजनीति वाला नहीं होगा, आध्यात्मिक इसमें मैटर नहीं करता है, ना ही आर्थिक मैटर करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो होगी 125, 80, 120 या 100। तो आंसर यहाँ पर 125 आएगा, पता है ना, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। 25 को 5 से कर लीजिए 125, तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। आगे है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास यानी जो है हंसी, मतलब उसकी शेम जैसे करते हैं ना, उसका मजाक लगाना, इस तरीके से। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, यानी जो होती है छोटी छोटी हरकतें, उपरोक्त सभी। तो मित्रों के द्वारा उपहास जो है ये सकारात्मक दंड है। जैसे कोई बच्चे ने चोरी की है ना, तो बच्चों अगर उनको सकारात्मक दंड देना है, ठीक है, इंसल्ट नहीं करनी है, तो ये बोलेंगे इसको कैसी ज़रूरत पड़ी चोरी करने की, फिर बच्चे हंस देते हैं, मतलब उसको उसकी शेम करा के, ऐसे तरीके से, ठीक है, सेमलेस उसको फील करा के। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा कथन जो है अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को दूर करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है। तो जो सही नहीं है अभिप्रेरणा के बारे में, तो ये कि ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये कथन सही नहीं है। बल्कि मोटिवेशन एक व्यक्ति को अपने गोल की ओर ले जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। तीनों तो होंगे सही, लेकिन डी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यानी स्टिमुलस अगर हम किसी को कंटिन्यू दें तो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या प्रेरणा। तो आंसर सही हो जाएगा अभ्यस्तता, ए आंसर राइट है। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करना या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो कठोर दंड हमें नहीं देना है, यही हमारे में नेगेटिव है, क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, संवेगात्मक स्थिरता लाना, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, ये तीनों तो सही है। कार्य नहीं करेगा तो हमें कठोर दंड देकर उनसे कार्य नहीं करवाना है। तो सी आंसर राइट होगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्ण किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो ये है मध्य किशोरावस्था। आगे देखिए, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं।
804 में आंसर राइट हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। आगे बढ़ते हैं, और पर्सनल चैनल जो है मेरा आपको पता ही है मिशन टैट, तो वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेगी। चैप्टर वाइज प्रिपरेशन वहाँ पर हो रही है आपके CDP की, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास होती है 11 बजे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? समस्या किनको होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता या अंतः व्यक्तिगत संबंध? तो सबकी जो है सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। तो ये किसकी ओर ध्यान देता है? कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत विभिन्नता। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो आंसर बताइए। तो 807 में आंसर राइट हो जाएगा। बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। ए आंसर सही है, जो आलोचना है। आगे हम बढ़ते हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही जो है विकास शुरू हो जाता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? मध्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? जिस अवस्था में बच्चे को प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी हर चीज़ की स्ट्रेस होती है, तनाव वो लेता है, तो ये किशोरावस्था में लेता है बच्चा, ठीक है, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो आंसर राइट हो जाएगा सीखने के वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। तो ये प्रगति के सूचक हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। ओके, तो डियर यही थी आज की क्लास, और इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मिशन टैट मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और डियर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, सभी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। जिन्होंने गिलफोर्ड आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है। एंड थैंक यू सो मच डियर, जो मैं बोलती हूँ उसको आप सुनते हो ध्यान से और फॉलो भी करती हो, तो अच्छा लगता है जो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो सुन लीजिए, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।